ये सारा प्लान जो है ये मांग और महारों का झगड़ा करने का अभियान नहीं है, बल्कि एससी की, ऑल इंडिया की एससी समुदाय और ऑल इंडिया का शेड्यूल ट्राइब समुदाय, इनको आपस में भिड़ाने का एक सुनियोजित प्लान है, जो प्लान बीजेपी को करना चाहिए था खुले तौर पर कानून बनाकर पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने वो काम उन जजेस के हाथों से करवाया जो ओरिजिनली आरएसएस के गुलाम हैं। 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा रिसर्च लिखा है, आज तक उसको चुनौती नहीं दी गई है। वो रिसर्च है हु वेर अनटचेबल, अस्पृश्य पूर्व में कौन थे और उनको अछूत कैसे बनाया गया। तो अम्बेडकर ने उनको कहा कि ये लोग मूलतः स्लेव लोग नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया में रूलर क्लास है। ये ब्रोकन मैन थ्योरी की उन्होंने प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने कहा ये अनटचेबल क्लास ऑल इंडिया का, ये नागाज रेस का क्लास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको नागाज रेस क्लास कहा है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को जस्टिस बदर मिले, क्या ये दोनों का मामला था, क्या ये निजी मामला था, क्या ये इंपीरियल डाटा सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री होने के नाते क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? दरअसल मामला ये, लॉ प्रैक्टिसिंग में पूरी दुनिया में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो भी खबरें और जो भी जजमेंट आते हैं उसको पूरी दुनिया पूरी बारीकी से पढ़ती है, और वो जो लैंडमार्क चीज़ें होती है उसे पूरी दुनिया अपने लॉ प्रैक्टिसिंग में एक आधार भी बनाती है। स्टडी के तहत हम देखते हैं कि आए दिन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुर्खियों में बना रहता है। अभी हाल ही के दिनों में जो होती हुई कंट्रोवर्सी हो या बीते कुछ दिनों में आए हुए जजमेंट हो, उसी फहरिस्त में हम देखते हैं कि 1 अगस्त 2024 को हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, इस जजमेंट में पूरे भारत में एक भूचाल ला दिया। उपवर्गीकरण, वैसे तो हम देखते हैं कि आरक्षण का मुद्दा और जातिवाद का मुद्दा ये भारत में हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस जजमेंट के जो आधार है, इसकी जो बारीकी है, इसकी जो कानूनी लैंग्वेज है, इसकी जो पेचीदगियाँ है, इसको हम समझते हैं। हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि है, डॉक्टर विलास खरात जी, संविधान सुरक्षा समन्वय समिति वाइस प्रेसिडेंट। देश और दुनिया की तमाम न्यूज़ पर वो बने रहते हैं और अपनी पकड़ भी मजबूत रखते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देखते हैं कि 1 अगस्त 2024 एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट काफ़ी लोग उस जजमेंट की राह भी देख रहे थे और काफ़ी दिनों से वो जजमेंट कि यानी क्या होगा, क्या उसमें लिखा जाएगा, क्या उसमें पॉइंट्स जो जज है, 7 जजों की बेंच है, उनके क्या क्या रिमार्क्स रहेंगे। जैसा हम देखते हैं कि इसमें 7 जजों की बेंच में 6-1 से बहुमत से इसका रिजल्ट आया। लेकिन एक पूरे देश में अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने ज्ञापन दिए, लोग सुर्खियों में चर्चा में आ गए। 2 जातियाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आमने सामने आ गई। क्या पहला आपका एक कमेंट रहेगा इस जजमेंट के ऊपर? 1 अगस्त 2026 को जो जजमेंट आया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, इलीगल, जिसे कानून की भाषा में अगर कहा जाए, कानून के मापदंडों को तोड़कर कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया के बाहर जाकर ये दिया गया फैसला है। कैसे आधार बनाएंगे आप? क्योंकि ये तो कैसा है, ये जजमेंट आ गया, उसके बाद लोग धरना प्रदर्शन कर गए, उसके बाद अलग अलग स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री है उनके स्टेटमेंट आ गए, कहीं कहीं लागू भी हो गया, पर आपका आधार क्या है? वो लगभग 565 पेजेस का जजमेंट है। जस्टिस चंद्रचूड़ इन्होंने अपने फैसले में ये बात कही, वो एग्री करते कि भारत की संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो तय करती है संविधान, वो तय करती रिजर्वेशन के मापदंड क्या होंगे। तो उन्होंने शुरू में कई सारे उदाहरण दिए, कई सारे जजमेंट का हवाला दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वॉल्यूम का हवाला दिया, डॉक्टर अंबेडकर का हवाला दिया। तो चंद्रचूड़ ने यह कहा कि संविधान हमें एक मर्यादा दे चुका है कि सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस ये आधार है, भारत में रिजर्वेशन का जो मापदंड है इसके अंदर होना चाहिए। तो ये अधिकार तो संविधान ने राष्ट्रपति को दिया हुआ है।
कौन बैकवर्ड है, कौन बैकवर्ड नहीं है, यानी लिस्ट बनाने किसको का। किसको हटाना है, किसको घटाना है, हाँ जी। ये तय करने का अधिकार भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को दिया, मगर इन्होंने वो अधिकार अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने जो मिस इंटरप्रिट किया है उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन का, वो ये आधार है कि इनको अब क्रीमिलियर लगाना चाहिए, नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट। ये जजमेंट शेड्यूल कास्ट की जातियों के लिए नहीं है, बल्कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियां सड़क पर उतरना शुरू हुआ है और ये तमाशा देख रहे हैं, ये जो जजमेंट देने वाले जो जजेस है ये तमाशा देख रहे हैं कि कैसे शेड्यूल कास्ट के लोग आमने सामने मोर्चा बनकर आंदोलन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कल जाकर ट्राइब्स भी होने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने जो आधार दिया कि ये होमोजीनियस नहीं है। ओके, यानी जो हम देखते हैं कि 1930-32 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए, ये जो शब्द उद्गारित हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से होमोजीनियस, वहाँ से लेके आज तक हम देखते हैं कि एक रूपता समरूपता के आधार पर आरक्षण की पॉलिसीज बनी, तो ये इसी का काउंटर हुआ, इसी शब्द का। तो उन्होंने उन 6 जजेस ने ये युक्तिवाद किया है पूरे जजमेंट में, क्या क्लास के नाम पर रिजर्वेशन है या कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन रहेगा। यानी इनकी मंशा ये है कि प्रगत और अप्रगत के नाम पर छलावा किया जाए और कोई कास्ट ये कहे कि मुझे क्लास में रहना नहीं है, मुझे क्लास के खिलाफ बगावत करनी है, तो मुझे सेपरेट चाहिए। और वो अधिकार उन्होंने राज्य के पास दिया। जो अथॉरिटी केंद्र के पास है, सर्वोच्च जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, वो अधिकार उन्होंने राज्य के पास दिया। भारत के संविधान में जो सार्वभौम पावर जो है वो किसके पास दी है, सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास है। और सेंट्रल को कानून बनाना है, बीजेपी केंद्र में है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, मगर केंद्र इसके ऊपर क्यों केंद्र को क्यों इसमें माइनस किया है और ये सारी अथॉरिटी उन्होंने राज्यों के पास क्यों दी है। राज्य वर्सेस स्टेट तो चलता ही भारत में। हाँ जी। भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति उपजाति के नाम पर तो झगड़ा है ही भारत में। तो सारे भारत को एकीकृत करने की जो पॉलिसी संविधान ने दी है और इसके तहत केंद्र को जो राइट्स दिया है, केंद्र में इस पार्लियामेंट में इस पर डिबेट डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे। अगर 1 अगस्त 2024 को ये फैसला आया, 1 अगस्त 2024 को अगर फैसला आया तो इमीडिएट इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए था। अगर ये इतना भारत की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर उथल पुथल करने वाला अगर ये जजमेंट है, तो इसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया, आज भी क्यों नहीं बुलाते हो। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए सुप्रीम। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, बल्कि जो पार्लियामेंट है ये सुप्रीम है। तो ये जजमेंट इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता ने पूरा जो पावर है वो हाउस को दिया है, पार्लियामेंट को दिया है। डॉक्टर साहब, एक दूसरी भी बात आती है, जिन बातों को आप उठा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, क्या वो तो प्रोटेस्ट कर रही हैं। 2 जातियां आमने सामने भी हमको कहीं ना कहीं चिन्हित सिंबॉलिक रूप में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आगे गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। क्या उन्होंने ये जजमेंट को नहीं देखा? क्या इसकी बारीकी को उन्होंने नहीं समझा? वो भी तो एक्सपर्टीज है। हाँ, इस पर लोगों ने अखबारों की सुर्खियों को जो एक आधे कॉलम में खबर आई है उसको आधार बनाकर ज़्यादातर लोगों ने ओपिनियन बना ली है और उसमें सच्चाई को उजागर नहीं किया गया है। और आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया, आवाज़ इंडिया ही है जो इस मुद्दे को कवरेज कर रहा है, इस मुद्दे को दिखा रहा है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा है? चर्चा होनी चाहिए। बहुसंख्य आबादी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई साधारण कम आकलन करने वाली पॉपुलेशन नहीं है। हाँ जी। मगर इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आम लोगों के मन में भय और आशंका बहुत ज़्यादा है। जो गांव देहात के लोग मोर्चे में शामिल हो रहे हैं उनके अंदर भय, और उनको एक आकलन हो चुका है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस किस कास्ट को नहीं भिड़ाया। महाराष्ट्र की जो शेड्यूल कास्ट की जनता, शेड्यूल कास्ट की 2 कास्ट नहीं बल्कि 58 कास्ट एक साइड में है और एक कास्ट दूसरे
दूसरे छोर में है। मगर महाराष्ट्र की आम जनता, शेड्यूल कास्ट की, तमाम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ये आकलन कर चुकी है। भले उन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा है, मगर उनका अनुभवजन्य आधार ये है कि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस माली का झगड़ा हुआ। उन्होंने देखा रिएक्शन में कितने मोर्चे मराठा लोगों के निकाले गए और रिएक्शन मराठा वर्सेस ओबीसी ये झगड़ा हुआ। उसके बाद धनगर वर्सेस मराठा झगड़ा हुआ। उसके बाद धनगर वर्सेस बंजारा का भी झगड़ा चल रहा है। तो महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी कास्ट को भिड़ाया नहीं है? तो ये तमाशा देख रहे हैं। दो कास्ट जब भिड़ रही है, बाकी कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग तमाशा देख रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अब ये अनुमान हो गया है कि अब हमारी बारी आ गई है। जब सभी लोगों का ये भिड़ाने का अभियान पूरा होने के बाद अब शेड्यूल कास्ट की जातियों को भिड़ाया जा रहा है, इसीलिए आम जनता सड़क पर उतर रही है। इस जजमेंट के बाद भी तो दो जातियां आमने सामने आई हैं। वो आई नहीं, वो लाई जा रही है। कैसे? जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मांग जाति के लोग या मातंग जाति के लोग, उनके लिए पूना में एक स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम में शिंदे उपस्थित थे, एकनाथ शिंदे उपस्थित थे, देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे और ये मातंग लोगों का कार्यक्रम था। और नागपुर में एक असेंबली सेशन था। तो जो व्यक्ति है विष्णु कस्बे, वो पैदल मार्च करके नागपुर आया था। तो ये कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने योजना बनाकर उन लोगों को चिन्हित किया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस की शाखा में जाते हैं या उनके मेंबर है। पहले तो उन्होंने उनको स्पॉट किया। कब की घटना है ये? ये साल भर हुआ है। अच्छा, पिछले उसके साल वीडियोस भी अवेलेबल है। जजमेंट आने के बाद यानी एकदम ये नहीं चला, ये अभी अभी प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई है। दूसरा, कई सारे लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गंदी भाषा में आरोपित कर रहे हैं या उस समुदाय को टारगेट करने का बात कर रहे हैं, या इधर से भी कुछ प्रायोजित दलाल किस्म के लोग हैं जो अन्ना भाऊ साठे को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे, महापुरुषों ने जो काम किया वो सभी लोगों की मुक्ति के लिए काम किया। अन्ना भाऊ साठे ने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना गुरु ही कहा है और बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर ही हमें आंदोलन करना होगा, ऐसा फकीरा के इसमें कहा है, उनको समर्पित किया है। हाँ जी। तो आरएसएस के प्रायोजित लोगों के द्वारा ये डिमांड की जा रही है आरक्षण, ये सेकंड नंबर पर है, उपवर्गीकरण के नाम पर सेकंड नंबर पर है। बल्कि मातंग लोगों के जो लोग आरएसएस के साथ जुड़े हुए वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व की वज्रमुठ है, ये कमजोर नहीं होनी चाहिए। यानी हिंदुत्व की बात चल रही है। अगर आपको उपवर्गीकरण चाहिए तो आपको हिंदुत्व के नाम लेकर क्यों कर रहे हो? पूना में बागवे कोई एमएलए है, वो इस आंदोलन में सहभागी है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस आंदोलन का प्रमोशन करने के लिए विशेष रूप से कार्यरत है। ये सारा प्लान जो है ये मांग और महारों का झगड़ा करने का अभियान नहीं है, बल्कि एससी की, ऑल इंडिया की एससी समुदाय और ऑल इंडिया का शेड्यूल ट्राइब समुदाय, इनको आपस में भिड़ाने का एक सुनियोजित प्लान है। जो प्लान बीजेपी को करना चाहिए था खुले तौर पर, कानून बनाकर पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने वो काम उन जजेस के हाथों से करवाया जो ओरिजिनली आरएसएस के गुलाम हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम देखते हैं आपने हिंदुत्व की बात की, क्या हिंदुत्व के बीज भी आपको इस जजमेंट में दिख रहे हैं? चंद्रचूड़ खुद हिंदुत्व के प्रचारक है। ये जो आधुनिक भारत में लोकतंत्र में न्यायपालिका अपना अस्तित्व खो चुकी है, उसमें चंद्रचूड़ का दूसरे नंबर पर नाम है। मगर इस जजमेंट में, ये जजमेंट किस आधार पर दिया गया? संविधान को आधार बनाकर ये जजमेंट दिया क्या? हाँ जी। नहीं दिया। इसका आधार क्या है? ये मैंने पढ़ा है। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रचूड़ अब रिटायर्ड हो गए हैं और उनके जजमेंट अब पब्लिक डोमेन में है और भारत के डेमोक्रेसी में जजमेंट को आम जनता को भी चर्चा करने का अधिकार है। तो हम आरोप कर रहे हैं चंद्रचूड़ जिंदा है। अभी हम आरोप कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने संविधान को आधार बनाकर ये फैसला नहीं दिया, बल्कि आरएसएस के लोगों ने उनको जो कहा उसके तर्ज पर उन्होंने फैसला दिया। संविधान में क्या लिखा हुआ है
कि रिजर्वेशन पॉलिसी का आधार दोज हु सोशली बैकवर्ड एंड दोज हु एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगा। तो इन्होंने एससी और एसटी के ऊपर क्रीमी लेयर थोपने का ही जजमेंट क्यों है? एक लाइन में जजमेंट का आधार क्या है? अब एससी और एसटी भी क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। किस आधार पर दे रहे हो? मंडल आयोग के समय में एससी और एसटी का भी क्रीमी लेयर में नाम जोड़ने की सिफारिश आई थी, तब पार्लियामेंट में सेशन चला और जो एससी और एसटी के ऊपर क्रीमी लेयर लाद दिया था, पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ही वो फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और एससी और एसटी का जो क्रीमी लेयर था वो हटा दिया गया। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो जजमेंट आया, 2 साल चले गए हैं और 133 सांसद है शेड्यूल ट्राइब के, वो बैल बन के वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं और समाज को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसका समाधान वो नहीं है, ये मोर्चे वो एमपी एमएलए के घर पर जाने चाहिए। तुम बोलते क्यों नहीं है? वहाँ 7 जजों की पीठ, आप एक जज का नाम ले रहे हैं, बार बार आप नाम ले रहे हैं, बट बाकी लोगों के भी कमेंट्स हैं। तकरीबन 665 पन्नों का जजमेंट, सबके अलग अलग रेफरेंसेस, सबने अपने अपने कमेंट्स दिए हैं इस पे और ये जजमेंट आया, पर आप एक ही बात बता रहे हैं, पर इसका दूसरा पहलू क्या है? जो 7 जज है उसमें से मुख्य न्यायाधीश है CJI DY चंद्रचूड़, दूसरे जज है न्यायमूर्ति BR गवई शेड्यूल कास्ट अमरावती, तीसरे जज है विक्रमनाथ, चौथे जज है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, नेक्स्ट जज है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और नेक्स्ट जज है न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और बेला एम त्रिवेदी, जो इस जजमेंट का अपोज किया और उन्होंने इसको सहभागी होने से मना किया। तो 6 जज में एक आदमी जो है केवल शेड्यूल कास्ट का है। हाँ जी। और जो 6 जज में 5 जज ऐसे हैं कि जो थोपना चाहते हैं, 6 जज जो है ऐसे थोपना चाहते हैं, उसमें हमारे गवई साहब भी है। जब वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में गए तब लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। जलगांव भुसावल के कुछ एम्प्लॉय लोगों ने सोशल मीडिया पर यह देखा कि जहां लॉकडाउन ऑल इंडिया में था और वहां जेसीबी लगाई जा रही थी और वहां अलग अलग प्रतिमाएं मिल रही थी, सिंबल्स, बुद्धिस्ट सिंबल मिल रहे थे। सोशल मीडिया में डिबेट शुरू हुआ। तो खानदेश के कुछ बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इतनी डिमांड पर। 2 या 3 जज का बेंच था, उसमें मिस्टर गवई थे। गवई ने उस समय जो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट खुले तौर पर कहा कि कितना बड़ा फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आश्चर्य की बात है कि कोर्ट नरेंद्र मोदी और इंडिया का सिटीजन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉ इक्वल है, कोई सुप्रीम नहीं है, मगर वहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की वाहवाही की। और दूसरा, जिन लोगों की डिमांड थी उनकी उन्होंने बात ही नहीं सुनी, उन पार्टीज की, बल्कि उन्होंने ये जजमेंट दिया मिस्टर गवई ने कि इनको कहां से आय स्रोत होता है, इसकी सीबीआई के जरिए से जांच कराने का मैं ऑर्डर देता हूं। जब ये जज बने तो सुर्खियों में ये खबरें थी, पहला दलित CJI, पहला बौद्ध CJI, और समाज के लोगों ने नागपुर में अलग अलग एरिया में उनका सम्मान किया। तो दलित के नाम पर आप क्रेडिट लेना चाहते थे, आप बुद्धिस्ट के नाम पर क्रेडिट लेना चाहते थे, और जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो आपने बुद्धिस्ट लोगों का पक्ष सुनने के बजाय आपने RSS और बीजेपी का पक्ष सुनना पसंद किया। इस आधार पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि उनका कुछ ना कुछ डीलिंग हुआ है RSS के साथ, और वो डीलिंग कहां सामने आया? इस जजमेंट में आया। आरोप तो होते हैं, ये जजमेंट में आया। आरोप हमेशा होते हैं, आरोप हर कोई लगाते हैं, पर आरोप का एक ये बात होता है कि एक एविडेंस, सबूत, अगर से हम कुछ बात कर रहे हैं, मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो पर्ची खोलने वाला आदमी बागेश्वर धाम के व्यक्ति, जो एक ढंग से मनोविकृत व्यक्ति है, कास्टिस्ट व्यक्ति है, उसका एक वीडियो है, एक कोई व्यक्ति उसको छू रहा है
अरे छू मत, अरे छू मत, मैं अछू, तू अछूत है, मुझे छू मत, ऐसा कहने वाला बागेश्वर धाम उस व्यक्ति से छूना पसंद नहीं कर रहा था, मगर सीजीआई बनने के बाद गवई को क्यों छूना पसंद कर रहा था? मोहन भागवत उसको बुलाकर नागपुर में शिवाजी महाराज की बदनामी करवाता है बागेश्वर धाम के द्वारा, कि उसको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उसके गुलाम हैं। बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की डिमांड करता है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की डिमांड करता है। हम देखते हैं कि जजमेंट में और बहुत सारे पहलू हैं, जिसे हम लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि जो आप पॉइंट कंटिन्यू रेस कर रहे हैं कि बहुत सारी जो पेचीदगियां है वो जजमेंट की बाहर लोगों ने पढ़े नहीं, विचार विमर्श नहीं किए। और क्या लगता है आपको, क्या एंगल देखते हैं आप? उसमें सारे लोगों ने, खासकर कि चंद्रचूड़ ने, और चंद्रचूड़ की ही लाइन को बाकी सारे लोगों ने कंटिन्यू किया। उसका ये आधार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मान्य किया उसने, चंद्रचूड़ ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये क्लास है। अब उसका ये कहना है कि इनके ऊपर वो क्या लॉजिक से ये बातें कर रहे हैं, उपवर्गीकरण क्यों नाम दिया? तो एक्चुअली वो तमाम एससी और एसटी के ऊपर क्रीमिलेयर लागू करना चाहते हैं। रियल बात ये है, इस जजमेंट को जो पढ़ा तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये बात अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो 100% एससी और एसटी के ऊपर क्रीमिलेयर लागू करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मंशा नेक नहीं है। फिर उन्होंने आकलन किया कि डायरेक्ट अगर ये लागू कर देंगे तो एससी और एसटी बगावत करेगा, तो उन्होंने उसका आधार ढूंढा कि इसमें प्रगत और अप्रगत ऐसा एक शब्द खेल किया जाए। कुछ जातियां प्रगत हो गई है और कुछ जातियां अप्रगत हो गई है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है समानता, तो समानता ये सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उपवर्गीकरण लाया जाए। मगर उपवर्गीकरण नहीं लाया जा सकता, ये चंद्रचूड़ ने मान्य किया। उसके जजमेंट में ये मान्य किया कि उपवर्गीकरण क्यों नहीं लाया जा सकता, क्योंकि क्लास के नाम पर रिजर्वेशन है, किसी सिंगल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन नहीं है। तो वो ये इस बात को नकारने के लिए, ये शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन है, इस बात को तोड़ना होगा। ये जजमेंट केवल जजमेंट नहीं है, ये संविधान की जो मौलिक सिद्धांत है उसको तोड़ने वाला जजमेंट है। इसलिए मैं इसको कह रहा, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। तो उसने ये आधार दिया कि शेड्यूल कास्ट क्या होमोजीनियस है, क्या शेड्यूल ट्राइब होमोजीनियस है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट को होमोजीनियस ही माना गया है। अनटचेबिलिटी का व्यवहार चमार के साथ हो रहा है और बंगी के साथ ज्यादा हो रहा है और चमार के साथ कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अनटचेबिलिटी का व्यवहार सभी के साथ हो रहा है, कम अधिक संख्या में हो रहा है। मगर ये कह रहे हैं कि होमोजीनियस अगर उपवर्गीकरण करना है तो होमोजीनियस एक क्लास तोड़ना होगा। तो इसमें दलील दी गई, इनको होमोजीनियस मत मानो, एक जिनसी समाज मत मानो, एक रूप समाज मत मानो। अभी सेंसस ब्रिटिश लोगों ने बनाए, तो उसमें हिंदू किसे कहा जाए और अहिंदू किसे कहा जाए, गैर हिंदू किसे कहा जाए, उसके मापदंड बनाए। जिसके साथ छुआछूत होता हो, जिसका पौरोहित्य ब्राह्मण न करता हो, जिसके हाथ का खाना पुरोहित न खाता हो, ऐसे अलग अलग मापदंड उसमें बनाए। शूद्रों की भी बनाए, अनटचेबल की भी बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई लड़ी, वहां पर उन्होंने ये डिमांड की कि ये एक जिनसी समाज है। बाबा साहब अम्बेडकर महारों के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर में जो आंदोलन किया, वो आंदोलन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पहचान तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कारण मिली है। मगर उन्होंने कहा वी आर डिप्रेस क्लास। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज या डिप्रेस क्लास, और वहां जाकर सिद्ध किया वी आर नॉट हिंदूज। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण शेड्यूल कास्ट ये पहचान मिली है। और संविधान बनाने के पहले 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा रिसर्च लिखा है, आज तक उसको चुनौती नहीं दी गई है। वो रिसर्च है हु वेर अनटचेबल, अस्पृश्य पूर्व में कौन थे और उनको अछूत कैसे बनाया गया। तो अम्बेडकर ने उनको कहा कि ये लोग मूलतः स्लेव लोग नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया में रूलर क्लास है। ये ब्रोकन मैन थ्योरी की उन्होंने प्रस्तुत की, और उसमें उन्होंने कहा ये अनटचेबल क्लास ऑल इंडिया का, ये नागाज रेस का क्लास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको नागाज रेस क्लास कहा है। और
जजमेंट क्या कहता है? तो जजमेंट इनको रिजेक्ट कर रहा है, ये होमोजीनियस नहीं है। जो बाबा साहब की थ्योरी थी उसको भी जजमेंट उसको रिजेक्ट कर रहा है। संविधान की मूल धारणा जो है, क्या रेफरेंसेस दे रहा है जजमेंट रिजेक्ट करने के मायने क्या है? क्या कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस आई है, कुछ क्या बातें आई है उसमें जजमेंट में? ये जो मित्तल महाशय जज है, बहुत मतलब शुक्रिया इनको कि इन्होंने खुले तौर पर लिखने का प्रयास किया इसी जजमेंट में। अब वो जो पेज नंबर 148 पर और 559 पर उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि उपवर्गीकरण कहाँ से उपज हुआ। हम बाकी मुद्दे तो बाद में करेंगे, क्योंकि मूल धारणा मातंग जाति को भी समझनी है और चमार कम्युनिटी को भी समझनी है, ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी। ये किस तरफ जा रहा है, ये लड़ाई तो आपस में होगी। ये हमारा ग्रेडेड, हम केवल स्लेव्स नहीं हैं, एक क्लास में नहीं है, हम लोग 6,500 कास्ट में डिवाइड लोग हैं। और कास्ट सिस्टम कैसा है, केवल विषम नहीं है, ग्रेडेड विषम है, स्तरबद्ध विषम लोग हैं हम लोग, इसलिए हमारे में स्वाभाविक झगड़ा है। तो मित्तल शाह महाशय ने खुले तौर पर मान्य किया कि उपवर्गीकरण का ड्रीम कहाँ से आया, ये संकल्पना कहाँ से आई। सारे जज मान्य कर रहे हैं कि ये संवैधानिक शब्द नहीं है, संवैधानिक शब्द है क्लासिफिकेशन। 6,500 जात को 4 क्लास में जोड़ा, हाँ जी। 1700 कास्ट को शेड्यूल कास्ट, 850 कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब। ओबीसी तो एक क्लास था, मगर मंडल आयोग आने के बाद पता चला कि उनकी 52% आबादी है, उनमें 4,500 जातियां हैं, मगर क्रीमिलेयर लगाकर बहुत सारी कास्ट डिवाइड किया। खैर, तो मित्तल महाशय कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण की कल्पना हमें भगवत गीता से पता चली, रामचरितमानस से। ये जजमेंट में आया, ये जजमेंट में ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, पृष्ठ संख्या 549 पर ऑनरेबल जज मित्तल ने क्या कहा है, हम उसको पहला सुन लेते हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाएगा कि वो क्या करना चाहते। उन्होंने कहा कि संविधान वस्तुतः एक जातिविहीन समाज और एक एकीकृत समाज की परिकल्पना करता है, लेकिन दलित वर्ग, दबे कुचले वर्ग की सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान करने के नाम पर, समानता के नाम पर ऐसा कहा जाता है कि हमने तथाकथित मनुवादी जाति व्यवस्था को जारी रखा है। अरे कुल मिलाकर मित्तल साहब ये 2 लाइन में क्या कह रहे हैं कि संविधान का मूल ऑब्जेक्ट जो है जाति विहीन समाज और जाति विहीन समुदाय बनाना, एकीकृत वर्ग बनाना। ये देखो, ये कह रहा है और इसके लिए अवरोध क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी। यानी ये लोग रिजर्वेशन समानता के आधार पर क्या कह रहे हैं, वो रिजर्वेशन पॉलिसी, समानता और कास्टलेस सोसाइटी बनाने का जो संविधान का ऑब्जेक्ट है, वो रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके लिए अवरोध आ रही है, ऐसा वो खुले तौर पर कह रहा है। उसने ये कहा कि मैंने धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है, 2 ग्रंथों का, एक भगवत गीता और रामचरितमानस का, और उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मेरी सीमित समझ के अनुसार मेरा दृढ़ मत है कि आदिम भारत में किसी भी जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, बल्कि लोगों का वर्गीकरण उसके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार किया जाता था, जो गीता के 4.13 और 18.41 में कहा गया है। यानी उपवर्गीकरण किस आधार पर किया है, उपवर्गीकरण भगवत गीता और रामचरितमानस के आधार पर किया है, और गीता का अध्याय नंबर 4.13 और 18.41 में किया गया है। अब क्या कहता है गीता, वर्ण व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, और 7वां लेकर, क्योंकि ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान अगर कोई है तो 7वां लेकर है, क्योंकि वो बड़ा पंडित माना जाता है। गोरखपुर गीता प्रेस से श्रीमद् भगवत गीता प्रकाशित की गई है। 13 क्या कहता है, 13 ये कहता है कि मनुष्यों में ही वर्ण, श्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोगों में नहीं। यह नियम किसी कारण से है, यह बताने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं,
वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं, ऐसा आपने कहा, सो नियम पूर्वक वे आपके मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं, ऐसा अर्जुन ने कृष्ण को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है, यानी उपवर्गीकरण ये चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। और एससी एसटी को रिजर्वेशन शूद्र के बाहर नाम दिया गया है। तो उनका ये आकलन है, अगर ओबीसी को अगर क्रीमी लेयर के आधार पर दिया है तो शूद्र के आधार पर दिया है, इनको भी क्रीमी लेयर के आधार पर दो, एससी और एसटी के नाम पर मत दो, तो इनको शूद्र के साथ जोड़ दो। यानी इनका मेनली इंटेंशन अभी 5वां क्लास नहीं होना चाहिए एससी एसटी का, जैसे गीता में कहा है 4 क्लास होना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म को लागू करना है और इनके अंदर सत्व, रज और तम ये 3 गुण होते हैं। और ब्राह्मण इस पुरुष मुख से हुआ है, ये है, और क्षत्रिय बाहु से हुआ है, वैश्य कमर से हुआ है और पैर से शूद्र हुआ है। तो ये जो रज तम गुण जो है ये उनके प्रवृत्ति के आधार पर है, उनके आनुवांशिक आधार पर है। यानी उपवर्गीकरण आनुवांशिकता या जातिगत जो पेशे है उसके आधार पर करना चाहिए, इस आधार पर कह रहा है। हम देखते हैं दूसरा एक पॉइंट आता है कि जब जजमेंट आते हैं, चाहे इसमें देखते हैं जजमेंट में मंडल आयोग का हो या फिर मराठा आरक्षण का हो, इसमें भी एक हम देखते हैं कि विद्रोह हो सकता है जजमेंट के आधार पर, लोग सड़क पर उतर सकते हैं। क्या जजमेंट देते वक्त इन बातों का भी ख्याल रखा गया? उन्होंने ये मान्य किया है, यही मित्तल ने मान्य किया है कि हिंसा हो सकती है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया मंडल विरोधी आंदोलन चला, क्योंकि तो इनका इंटेंशन कौन सा है, ये जज किसका पक्ष ले रहे हैं, मंडल विरोधी लोग। वो उनको पक्ष लेना चाहिए कि मंडल का आंदोलन, मंडल कोई निजी संस्था नहीं थी, मंडल कोई प्राइवेट बिल नहीं था, मंडल को सरकारी एक कमीशन था। तो वो आधार क्या ले रहे, मंडल विरोधी लोगों के कारण हिंसा हुई। और उन्होंने दूसरा आधार दिया कि आईआईटी 2006 में आईआईटी का भी रिजर्वेशन विरोधी लोगों के द्वारा हिंसा हुई थी। और उन्होंने तीसरा आधार दिया कि मराठा रिजर्वेशन को भी उन्होंने कोट किया कि मराठा रिजर्वेशन के कारण भी महाराष्ट्र में हिंसा हुई थी, ये मान्य कर रहे हैं। उपवर्गीकरण करने से भी हिंसा हो सकती है, ये मानकर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, ऐसा जजमेंट देने की भावना उन जज को क्यों आई? क्या लगता है क्या वजह होगी? ये तो प्लान तो बीजेपी का है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जुडिशरी का काम है, जुडिशरी को बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी आरएसएस के लोग जाति जातियों में झगड़े लगाकर ही तो सत्ता में आ सकते हैं, ये तो उनका प्रायोजित कार्यक्रम है, मगर जुडिशरी इसको झगड़े क्यों लगा रही है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट करके ये जजमेंट दिया गया है। क्या चुनौतियां देखते हैं? अभी जजमेंट तो आ गया, लोग प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी डिमांड लेके सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लोग चौराहे पर बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे हैं रास्तों पर। क्या देखते हैं आप, अभी तो क्या होगा आगे? मैं महाराष्ट्र में जो मोर्चे निकाल रहे लोग उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो इधर उधर मोर्चा निकालने के बजाय देवेंद्र फडणवीस के घर पर मोर्चा निकालना चाहिए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को जस्टिस बदर मिले, रिटायर्ड जज, और उन दोनों ने मीटिंग किया और जस्टिस बदर ने उनके हाथ में रिपोर्ट दे दिया, मगर अभी इंपीरियल डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है, जस्टिस बदर का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। यानी आम लोगों को ना मीडिया सच्चाई बता रही है, ना जस्टिस बदर ने कहाँ गया था, नागपुर में आया था क्या, वो नांदेड़ में गया था क्या, जस्टिस बदर कहीं पर नहीं घुमा। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ना देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की चालाकी देखिए, जब मराठा रिजर्वेशन की बात चल रही थी इधर छगन भुजबल को आगे किया, क्योंकि छगन भुजबल समझौते के तहत जेल से बाहर आया है और छगन भुजबल को यूज किया मराठाओं के खिलाफ। और उस समय मराठा के लोग उनको गाली देते थे, मराठा के लोग घेरते थे, तो उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था कि हम लोग मराठाओं के भी न्याय करेंगे
हम ओबीसी का भी किसी को खाने नहीं देंगे। मगर मराठाओं की जब बात आई तो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामला हल नहीं होता तब तक हम इस पर टिकने वाला रिजर्वेशन देना चाहते हैं। आज क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वही कह रहे हैं असेंबली में, क्या कह रहे हैं कि अभी जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, निर्देश पर हम ये कर रहे हैं। कंटिन्यू वही बात कर रहे हो। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को जस्टिस बदर मिले, क्या ये दोनों का मामला था, क्या ये निजी मामला था, क्या ये इंपीरियल डाटा सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री होने के नाते क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? दरअसल मामला ये, बाकी लड़ाई बाद में होगी। ये लड़ाई एससी के अंदर झगड़े लगाने की है, ये बात ध्यान रखिए। और ये झगड़े लगाने के लिए न्यायपालिका का बीजेपी के लोगों ने संविधान के बाहर जाकर इस्तेमाल किया है। जो लोग भगवत गीता को आधार बनाकर गुण और कर्म के आधार पर मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जो लोग रामचरित को आधार बनाकर जिस रामचरितमानस में ओबीसी को, महिलाओं को पीटना चाहिए, उनकी ठुकाई करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनकी हत्या करनी चाहिए, ये कहा है। उसमें एक उन्होंने एक इसका भी उदाहरण दिया, एक किसी पुराण का उदाहरण दिया, जजमेंट में पुराण का उदाहरण दिया। और उस पुराण में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य द्विज अन्य शूद्र तो कोख से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े पैदा वैसे पैदा होते हैं, मगर द्विज ब्राह्मण जो है वो यज्ञ से पैदा होता है, हमारे मित्तल जज महाशय कह रहे हैं। और ये इसी उपवर्गीकरण के संदर्भ में मैं क्यों उनके कास्ट को मेंशन कर रहा हूं? वो भारत की न्यायपालिका के जज है, मगर मैं उनके कास्ट को क्यों मेंशन कर रहा हूं? वो गीता को, वो रामचरितमानस को आधार बनाकर, मनु को आधार बनाकर अगर वो जजमेंट दे रहे हैं तो उनका माइंड ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। जज के तौर पर वो जजमेंट दे रहे हैं या ब्राह्मण के तौर पर जजमेंट दे रहे हैं? हमारे लोगों की कई सालों की डिमांड है कि जुडिशरी में एक ही कास्ट के लोग क्यों बैठे हैं। अगर एक ही कास्ट के लोग जुडिशरी में बैठे रहेंगे तो बायस जजमेंट आएगा। तो भारत का डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी एससी एसटी ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट में कह रहा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? तो जो जज गीता, मनुस्मृति और रामचरितमानस और पुराणों को आधार बनाकर जजमेंट दे रहे हैं, उन ब्राह्मण जजेस के जजमेंट को मानना चाहिए। हमारे ऊपर बंधनकारक है? नहीं, हमारे ऊपर बंधनकारक नहीं है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गीता के आधार पर आप समानता की व्याख्या नहीं करोगे चंद्रचूड़। मिस्टर गवई, आप गीता और रामचरितमानस के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते हो समानता, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि समानता का उल्लंघन हो रहा है। एससी के अंदर कुछ जातियां प्रगत हो गई है, एसटी के अंदर कुछ जातियां प्रगत हो गई है, इसलिए संविधान में जो इक्वेलिटी का जो सिद्धांत बताया है उसका उल्लंघन हो रहा है। मगर आधार आपका संविधान है क्या? पर इसकी संवैधानिक लड़ाई क्या है? हम लोकतंत्र में हैं, जजमेंट आ चुका है, लोग रास्ते पर आ चुके हैं, लोगों ने अपने अपने रिमार्क्स दिए, अभी आप जजमेंट का विश्लेषण भी कर रहे हैं। इसका संवैधानिक मार्ग क्या है? इसका संवैधानिक मार्ग, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले की सुनवाई, रिव्यू याचिका में कुछ लोगों की क्यूरीज थी, लोगों की सुनकर उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, बिना सुनवाई किए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से आरएसएस बीजेपी की एक शाखा बन चुकी है। जैसे चुनाव आयोग आरएसएस की शाखा बन गई है, उसी तरह जुडिशरी भी आरएसएस की शाखा बन गई है। अभी राम मंदिर का भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, उस समिति में हमारे चुनाव आयुक्त भी शामिल है उस समिति में। उसी तरह चंद्रचूड़ का नाम आ रहा है। यही चंद्रचूड़ महाशय कह रहे थे कि रात को भगवान श्री राम मिलने आते थे, चाहे सपने में हो या उनके कल्पना में, वो मिलने आते थे। कभी घंटा भर बातचीत करते थे, कभी 2-2 घंटा बातचीत करते थे। और ये उन्होंने रिटायरमेंट के पूर्व में कहा, पूना में जाकर कहा, पूना में अपनी जाति को खुश करने के लिए कहा होगा।
और कहा कि दूसरे दिन मैं कोर्ट में जाकर श्री प्रभु राम ने जो मुझे रात को बताया वही मैं बताता था। वो जज नरेंद्र मोदी को गणपति की पूजा करने के लिए अपने घर में बुलाता है, तो जो जज खुद कंटेम्प्ट ऑफ लॉ कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और वो जो जजमेंट दे रहे हैं, तो उनका कृति क्या बता रही है? वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए जजमेंट दे रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो न करने वाले जजेस का जजमेंट बाद में, जैसे ब्रिटिश पीरियड में असहयोग आंदोलन हुआ, हो सकता है इसी तरह एससी और एसटी को इस जजमेंट के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना होगा, क्योंकि आपका आधार कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ है ये पहले आप प्रूव करो। या देवेंद्र फडणवीस प्रूव करें, वो कह रहे हैं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर कर रहा हूं। इसका आधार तो आपका मनु है, इसका आधार तो वर्ण व्यवस्था है, इसका आधार तो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसका आधार तो वर्णाश्रम धर्म है। जजमेंट का आधार, जजमेंट का मूल आधार। सरकार ये घोषित नहीं कर पा रही है कि रिजर्वेशन खत्म हो गए हैं। वास्तविक तौर पर रिजर्वेशन लगभग उन्होंने क्लोज कर दिया है, खत्म कर दिया गया है। तो सरकार ये घोषित नहीं कर पा रही है। एजुकेशन बढ़ रहा है, डिग्रियाधारी युवा बैकवर्ड कास्ट में बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, मगर बैकलॉग ही नहीं भरा जा रहा है। पिछले 12 साल में कितना बैकलॉग भरा है? असली तो कमीशन इस पर नियुक्त करना चाहिए था कि पिछले 12 साल में सरकार ने कितना बैकलॉग भरा है। ये तो एससी एसटी का आरोप है सरकार के ऊपर कि इन्होंने एससी एसटी का बैकलॉग ही नहीं भरा है, रिजर्वेशन इन्होंने भरा ही नहीं है। पर ये जो मुद्दे आप उपस्थित कर रहे हैं कि बैकलॉग नहीं भरा है या फिर सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है या प्राइवेटाइजेशन है, इसके ऊपर आंदोलन नहीं होते हैं। हम देखते हैं उपवर्गीकरण के तो ऊपर जोर शोर से आंदोलन हो रहे हैं, पर इन सब मुद्दों पे आंदोलन नहीं होते हैं। अम्बेडकराइट आंदोलन की इसे कमजोरी ही माना जा सकता है, इसको हमें पहले तो स्वीकार करना होगा। आपने मुझे शुरू में हंसते हुए क्वेश्चन किया कि ये तो 2 साल पुराना जजमेंट था और आज लोग सड़क पर क्यों आ रहे हैं? एक तो इग्नोरेंस है, दूसरा जो लीडरशिप कर रहे हैं वो व्यवस्था को नाराज करना नहीं चाहते, या उनका माइंड वीकनेस है, उनको पता नहीं। 1990 में एलपीजी की 1990 को एलपीजी की पॉलिसी आई और वो पॉलिसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाई। फिर बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसके अपोज में स्टैंड लिया कि नहीं? तो जो शासक जातियां हैं, जो संविधान का विरोधी क्लास है, ब्राह्मण क्लास, वो चाहे किसी नाम पर या किसी दल के नाम पर, उनकी कॉमन पॉलिसी रिजर्वेशन एंटी कांग्रेस है, बीजेपी भी रिजर्वेशन के एंटी है, कम्युनिस्ट भी रिजर्वेशन के एंटी है। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी, उसके खिलाफ ये शासक जाति के लोग हैं। आज कुल मिलाकर 36 साल हो गए और सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया। इसके खिलाफ क्या एससी एसटी ओबीसी के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा करते हुए देखा है क्या? ट्रेड यूनियन उन्हीं की है, जिनके जो शासक जाति के लोग सेंटर में बैठे हैं। भारत के संविधान ने, कानून ने हमको और एक अधिकार दिया है, हम अगर पार्लियामेंट में नहीं जा रहे तो हमारे पास ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। तो वो लोग भी हमारे मुद्दों को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट में, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में भावनात्मक आंदोलन ज़्यादा आ गया है, जागृति का आंदोलन कम हो गया है। और जागृति करने का आधार जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एजेंडे बनाकर काम करना चाहिए। और अभी 36 ईयर होने के बाद लगभग रिजर्वेशन खत्म हो गया है और अभी हम लोगों को जाग आ रही है, हम लोग जग रहे हैं। ये भी एक चिंता की बात है। 2014 में बीजेपी आई ईवीएम घोटाला करके, 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, उसकी जगह पर बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नया कमीशन लाया, उसका नाम है नीति आयोग, पॉलिसी कमीशन। पॉलिसी कमीशन नहीं है ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर ढूंढा। पॉलिसी किसकी? मनु की। उसका हेड बना था मिस्टर कांत। उसने 2016 में ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि अब भारत सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट किसी को रोजगार देने वाली नहीं है। सरकार का काम गवर्नमेंट एम्प्लॉय देना नहीं,
सरकार का काम सरकारी उद्योग कंपनियां चलाना नहीं है, सरकार का काम स्कूल या अस्पताल चलाना नहीं है। हम सभी क्षेत्र का 100% प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट की घोषित पॉलिसी है। अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लागू करने का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अभी सारे 2030 तक लगभग सारे सरकारी स्कूल बंद करने का सरकारी कार्यक्रम है प्राइवेटाइजेशन के तहत। 2030-35 तक सारे सरकारी अस्पताल बंद करके इसको प्राइवेटाइज करने का सरकारी कार्यक्रम है। तो हमारे लिए लड़ाई लड़के ही अधिकार मिले हैं। तो हमारे अधिकार इसीलिए छीने जा रहे हैं क्योंकि हम शासक नहीं हैं। हम उनके सामने कटोरा मांग रहे हैं जिनकी आबादी केवल 3.5% है, और 3.5% आबादी के सामने हम भीख मांग रहे हैं। ये समीक्षा करने वाला मुद्दा है। शासक बनना होगा, और शासक बनने के लिए जो भी अवरोध है SC ST OBC को यूनाइट फ्रंट बनाकर इन विदेशी लोगों के साथ लड़ना होगा। आप जुड़े रहिए आवाज से सर, आपने अपना वक्त दिया हमें, आपका धन्यवाद।